किशोर की बेटियां पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, लेकिन जब उसके बेटे ने इंटर किया तो वो माँ से कहने लगा, मुझे पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दें। तो उसने बेटियों की पढ़ाई छुड़वा दी और सब कुछ बेटे पर लगाकर उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। तो उसने वहां जाकर शादी कर ली और माँ बाप को भूल गया। किशोर की बेटियों की उम्र शादी की हो चुकी थी और इसी इंतजार में थी कि बेटा पैसे भेजेगा तो बेटियों को ब्याह देंगे। उधर हर्षित के बच्चे हो गए और वहां बुरी संगत में पड़ गए। तो एक दिन उसने सोचा, बच्चों को बुराई से बचाने के लिए इंडिया वापस ले जाता हूँ। इतने सालों बाद जब वो इंडिया लौटा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर पिताजी, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। किशोर की बड़ी बेटी संगीता हाथ में ट्रॉफी पकड़े अंदर आई थी। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। पिताजी, मैं भी फर्स्ट आई हूँ। साथ में छोटी रुचिका ने भी अपनी ट्रॉफी दिखाई। किशोर ने कंधे पर रखे रुमाल से अपने हाथ साफ किए। वो अभी भी खाना खाकर फ्री हुआ था। बेटियों के चमकते चेहरे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उसने बेताबी से उनके पीछे निगाह दौड़ाई। उसका बेटा हर्षित मुंह लटकाए चलता हुआ अंदर आ रहा था। तीनों ही प्राइमरी स्कूल में जाते थे। किशोर लपक कर हर्षित तक गया। दोनों बेटियों के चेहरे उतर गए। कितने नंबर आए तेरे हर्षित? जल्दी से रिपोर्ट कार्ड दिखा। किशोर ने उसके हाथ से लपक कर रिपोर्ट कार्ड छीना, लेकिन उसका रंग उड़ गया। रिपोर्ट कार्ड के अंदर लिखा था कि वो फेल हो चुका है। दूर झूले के पास बैठी लता ये सारा दृश्य देख रही थी। बेटियों के उतरे चेहरे उसे देखे न गए। उसने दोनों को अपने पास बुलाया और प्यार किया। माँ, पिताजी को खुशी क्यों नहीं हुई? हम फर्स्ट आए हैं फिर भी, बड़ी संगीता ने उदासी से कहा, मगर माँ ने उसे चुप करवा दिया। किशोर अब हर्षित को उठाकर उसे प्यार कर रहा था और चीज दिलाने के लिए घर से बाहर लेकर जा रहा था। हर्षित बड़ा था, जबकि संगीता रुचिका उससे 1 साल छोटी थी। रात को किशोर सोने के लिए लेटा तो लता उसके पास चली आई। बच्चियों ने इतने प्यार से रिजल्ट दिखाया था, आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बच्चियों से भी प्यार किया करें, लता ने कहा। तो लेटा हुआ किशोर एकदम भड़क उठा। चल, ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश ना कर, बढ़िया ही समझाने वाली। इन लड़कियों की पढ़ाई पर रुपया पैसा लगाना सिर्फ तेरी इच्छा है, वरना मैं तो इन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहता। हमारा असली वारिस तो हर्षित है, उसी ने हमें कल को संभालना है। तो भी ज्यादा ध्यान इसी पर दिया कर, क्योंकि वो हमारा बेटा है। किशोर ने गुस्से से कहते हुए मुंह दूसरी ओर फेर लिया था। लता की आंखों से आंसू आने लगे। बेटियों के साथ उसने वैसे भी कभी प्यार से बात न की थी। तीनों बच्चे मोहल्ले के प्राइमरी स्कूल में जाते थे। अगले दिन स्कूल से उन्हीं दोनों का बुलावा आ गया। किशोर मजदूरी पर जाने के लिए तैयार था जब हर्षित दौड़ता हुआ घर वापस आया। पिताजी, तुम्हें मेरी मैडम बुला रही हैं। किशोर ने घड़ी में समय देखा, मगर क्योंकि हर्षित बुलाने आया था वो इनकार नहीं कर सकता था। चल लता, पता करके आए क्या करे कह रही है इसकी मैडम। किशोर बाहर निकला तो लता भी उसके पीछे आ गई। वो स्कूल जा पहुंचे। आपका बेटा हर्षित बहुत ही बदतमीज और शरारती है। वो गलत लड़कों में उठता बैठता है। कई बार वो स्कूल से भाग चुका है। क्लास में वो दूसरी की कॉपियों किताबें फाड़ देता है और घर से दिया हुआ होमवर्क भी पूरा करके नहीं आता। जबकि आपकी दोनों बेटियां पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम हर्षित को स्कूल से निकाल दें। प्रिंसिपल की बात पर किशोर का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे नहीं जी नहीं, आप हर्षित को स्कूल से क्यों निकालेंगे? वही तो पढ़ लिख कर हमारे काम आएगा। उसके बजाय अगर आपने बेटियों को निकालना है तो निकाल दे। मैं तो वैसे भी उनकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं हूँ। अरे उन्होंने क्या करना है पढ़कर? और अगर हर्षित नहीं भी पढ़ता है तो आप लोग ध्यान दें उस पर। और शरारतें तो लड़के करते ही रहते हैं। प्रिंसिपल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर किशोर ने मिन्नतें करके उन्हें मना लिया कि वो हर्षित को स्कूल से ना निकालें और घर वापस आ गया। घर आते उसने लता को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। जैसे अपनी बेटियों को पढ़ाती है वैसे ही हर्षित को भी पढ़ाया कर। लता गाल पर हाथ रखे उसे देखती रह गई। मैं कहाँ पढ़ी लिखी हूँ किशोर, मैं किसी को नहीं पढ़ाती। दोनों बच्चियां लायक हैं, वो खुद ही पढ़ती हैं। हर्षित को कई बार मैंने बैठने और पढ़ने को कहा है, मगर वो ध्यान ही नहीं देता। बस हर समय वो खेलकूद में ध्यान लगाए रखता है। लता ने बड़ी मुश्किल से इतना कहा कि अचानक किशोर उस पर बिफर पड़ा। मैडम की सुनी सारी बातों का असर उसने लता पर निकाल दिया। जब तक उसे मार मार कर रुई की तरह धुनक न चुका, उसे संतुष्टि न हुई। बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे। दोनों बच्चियां अपना होमवर्क माँ को दिखा रही थीं, लेकिन हर्षित आते ही कंचे उठा कर गली में खेलने के लिए निकल गया था। किशोर ने प्यार से उसे पुचकारा और पढ़ने के लिए कहा, मगर वो हमेशा की तरह एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता था। समय गुजरता गया। स्कूल वालों ने तंग आकर हर्षित को स्कूल से निकाल दिया। किशोर की प्रार्थना निवेदन भी काम न आए, मगर दोनों बेटियां स्कूल जाती रहीं। किशोर ने हर्षित का एक दूसरे महंगे स्कूल में नाम लिखवा दिया। बच्चों की फीस लता ही के कपड़े सिलाई करके पूरे किया करती थी, इसलिए किशोर को कोई आपत्ति न थी। दोनों लड़कियां हाई स्कूल में आ पहुंची और हर्षित भी। किशोर एक दिन वापस आकर चाय पी रहा था कि अचानक घर का दरवाजा जोर से बजा। किशोर चाचा दरवाजा खोलो, हर्षित का किसी लड़के से झगड़ा हो गया है। किशोर घबरा कर बाहर निकला। बताने वाला लड़का बताकर भाग गया था। किशोर उसके पीछे लपका। बाजार में हर्षित 3-4 लड़कों के साथ बुरी तरह से झगड़ रहा था। हर्षित के मुंह से गालियों का एक तूफान निकल रहा था। सामने वाले लड़के भी कोई कम नहीं थे। आसपास लोग खड़े तमाशा देख रहे थे और कुछ हंस रहे थे। किशोर ने आगे बढ़कर बड़ी मुश्किल से हर्षित को छुड़ाया।
क्या हुआ है, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? किशोर ने गुस्से से कहा तो सामने वाले लड़के बोले, चाचा हर्षित हमारी सिगरेट मांग मांग कर हमसे पीता है और अगर हमने आज इससे सिगरेट मांगी तो ये आगे से लड़ाई करने लग गया है। इसे समझा लो, हमारी चीजों पर नजर न रखा करे। लड़के आंखें दिखाते हुए वहां से चले गए। हर्षित ने अपना कॉलर झटका। किशोर तो आश्चर्य से हर्षित की ओर देख रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि वो सिगरेट पीता है। तूने सिगरेट कब से पीना शुरू की? किशोर ने गुस्से से पूछा तो हर्षित एकदम भड़क उठा। अब आप ज्यादा मास्टर जी ना बन जाना। पीता हूँ सिगरेट, इसमें क्या बुरी बात है? सभी पीते हैं, जवान हो गया हूँ, अब मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। अकड़ से कहता हुआ हर्षित अपने घर की ओर चला गया। किशोर परेशान हो गया था। मोहल्ले भर में हर्षित की आए दिन शिकायतें आती रहती। किशोर से अब कोई काम न होता था। मजदूरी कर करके उसकी हड्डियां जवाब दे चुकी थीं। आखिर एक दिन हर्षित बाहर से आया तो बड़ा खुश था। उसने आते ही किशोर के कंधे दबाने शुरू कर दिए। पिताजी, मेरा इंटर का रिजल्ट आ गया है, हर्षित ने बताया तो किशोर खुशी से उछल पड़ा। कितने नंबर आए हैं? नंबरों को छोड़ो, अब ये बताओ मुझे आगे क्या करना है? यहाँ इंडिया में तो मेरा कोई भविष्य नहीं। मैं बाहर के देश जाकर पढ़ना चाहता हूँ ताकि कल को खूब पैसा कमा सकूं, हर्षित मीठे स्वर में कह रहा था। किशोर सोच में पड़ गया। हाँ, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं तुझे दूसरे देश में पढ़ने भेज सकूं? किशोर ने सोचकर कहा तो हर्षित मुस्कुराने लगा। पिताजी, मेरे साथ का लड़का बाहर के देश जा रहा है, मुझे पता है कितने पैसे लगेंगे। आपने संगीता और रुचिका के दहेज के लिए जो पैसे बचा कर रखे हैं वो मुझे दे दे। मैं उन पैसों से ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ और वहां जाकर पढ़ाई कर लूंगा। किशोर को और क्या चाहिए था? हर्षित पढ़ाई का नाम ले रहा था, लेकिन फिर वो बेटियों की शादी कैसे करेगा? ये सोच उसके दिमाग में आई तो सही, लेकिन हर्षित की इच्छा के आगे हर चीज बेकार थी। हर्षित कहकर चला गया तो किशोर दबे पांव घर से भिरने लगा। वो इंतजार कर रहा था कि कब उसकी पत्नी सो जाए। वो बहुत थकी हुई थी। कामकाज करने के बाद जब वो लेटी तो उसे अपना ही होश न रहा। दोनों बेटियां भी दूसरे कमरे में अपनी किताबें लिए बैठी थीं। किशोर अंदर आया और पेटी पर रखा हुआ एक संदूक खोल लिया। संदूक के नीचे तय के अंदर बहुत ध्यान के साथ एक थैला रखा हुआ था। किशोर ने वो खोला, अंदर पैसे थे। किशोर खुशी खुशी से वो पैसे गिनने लगा। रुपए गिन चुका तो नीचे रखे 2 डिब्बे उठा लिए। वो सोने के गहने थे जो लता ने अपनी दोनों बेटियों के लिए रख छोड़े थे। ये क्या कर रहे हैं आप? किशोर हाथ में सोने के लॉकेट उठाए उनकी कीमत का अंदाजा लगा रहा था जब अचानक लता की आवाज उसके कान में पड़ी। वो उछल पड़ा। आराम से नहीं पूछ सकती? डरा ही दिया। किशोर ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं पूछ रही हूँ आप रात के इस समय क्या कर रहे हैं? बच्चियों का सोना किशोर के हाथ में देख कर लता ने परेशानी से पूछा तो किशोर ने जल्दी से गहने दोबारा डिब्बे में अंदर डाल दिए और थैले में रखे रुपए और दोनों डिब्बे लेकर चारपाई पर आ बैठा। देख लता, इन दोनों बेटियों की शादी जब करनी होगी तब हम कर देंगे, ज्यादा नहीं तो कम में कर देंगे, लेकिन हमारे भविष्य का सहारा तो बस एक ही है। उसे पैसों की जरूरत है, वो विदेश जाना चाहता है, वहां जाकर ऊंची शिक्षा प्राप्त करना करेगा। इसीलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं ये गहने बेचकर और ये रुपए मिलाकर हर्षित को दे रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाएगा। किशोर ने कहा तो लता फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। ये आपको क्या हो गया है? अगर हर्षित आपका बेटा है तो संगीता और रुचिका भी आपकी बेटियां हैं। क्यों उनका भविष्य खराब कर रहे हैं? इतना रुपया और सोना दोबारा नहीं इकट्ठा हो पाएगा। ऐसा मत करें। लता की बात पर किशोर एकदम से गुस्से में आ गया। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि मेरे आगे सवाल जवाब करो। हर्षित ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाएगा और ये रुपए मैं उसे दूंगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, किशोर ने गुस्से से कहा। लता डर सी गई और खामोश हो गई, मगर वो देख रही थी कि किशोर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। बेटियों का दहेज बर्बाद करके किशोर अगले ही दिन सारा सोना बेच डाला और सारे रुपए हर्षित के हवाले कर दिए। वैसे तो उससे कोई उम्मीद न थी, लेकिन न जाने इस बार उसके दिल में क्या आई कि सच में वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए चला गया। किशोर और लता दोनों को ही विश्वास था कि वहां जाकर वो जल्दी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा और उसके बाद उन्हें अच्छे पैसे भेजा करेगा। लड़कियों के इंटर के एग्जाम आज शुरू हो चुके थे। वो पढ़ाई में हमेशा से ही बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी किशोर से अपनी फीस के पैसे न मांगे थे, लेकिन आजकल आने जाने के लिए उन्हें एक रिक्शे का किराया चाहिए था, क्योंकि उनका एग्जाम का सेंटर किसी दूसरी जगह पर पड़ा था। तैयार होकर वो सुबह बाहर आई तो संगीता ने रुचिका से कहा कि जाओ रुचिका, पिताजी से तुम पैसे मांगो, मुझे डर लगता है। संगीता ने कहा तो रुचिका दिल कड़ा करके आगे बढ़ी। पिताजी, वो हमें कुछ पैसे दे दें, हमारे पास किराया नहीं है जाने का। रुचिका ने कहा। किशोर, जो पहले ही खर्चे का सुनकर सिर पकड़े बैठा था और जो आधार पैसा लेकर हर्षित को उसने भेजा था उसको वापस करने का सोच रहा था, एकदम भड़क उठा। नहीं मेरे पास पैसे, फालतू की पढ़ाई में समय बर्बाद कर रही हो तुम दोनों। खबरदार जो पढ़ने के लिए घर से बाहर कदम निकाला। लता, ओ लता। किशोर ने अंदर मुंह करके लता को आवाज लगाई। वो बाहर निकली। बैठाओ इन लड़कियों को अंदर, आज के बाद ये घर से बाहर कदम ना निकालें। खत्म हो गई इनकी पढ़ाई, बस मेरे पास नहीं है पैसे इनके ऊपर लगाने के लिए। किशोर भड़क कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। सामने रखा नाश्ता उसने हाथ मारकर जमीन पर गिरा दिया। दोनों बच्चियां सहम कर बुरी तरह से रोने लगी थीं। पढ़ाई छोड़ने के ख्याल से ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नहीं माँ, प्लीज मेरी पढ़ाई न छुड़ाए, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
मेरे टीचर्स ने कहा है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बड़ी संगीता अचानक ही रोते हुए माँ से लिपट गई। खबरदार जो नाम लिया पढ़ाई का, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है तुम लोगों को घर से बाहर निकल कर आवारा होती जा रही हैं दोनों। किशोर को न जाने कहाँ का गुस्सा था जो उसने दोनों बेटियों पर निकालना शुरू कर दिया। वास्तव में हर्षित को भेजने के लिए उसने एक बड़ी रकम उधार ली थी और अब उधार देने वाले उसे परेशान कर रहे थे। लता को पता था किशोर ने जो कह दिया है वही करेगा। अब वो दोनों बेटियों को पढ़ने की अनुमति नहीं देगा। वो रोती तड़पती दोनों लड़कियों को खींच कर अंदर कमरे में ले गई और समझाने लगी, मगर वो दोनों बुरी तरह से रो रही थी। लता खुद भी रोने लगी। वो देखती आई थी कि बचपन से ही किशोर ने इन दोनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। किशोर कुछ देर लटहलता रहा और फिर घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद उसने जेब से मोबाइल निकालकर हर्षित का नंबर मिला लिया। दूसरी ओर वो शायद गहरी नींद में सो रहा था। कई बार कॉल आई तो उसने रिसीव कर ली। क्या बात है पिताजी, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं? हर्षित की झुंझुलाई आवाज़ आई तो किशोर चौंक सा गया। वो बेटा, मैं पूछना चाह रहा था कि तूने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में? कैसा माहौल है वहाँ का? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही होगी ना? मैंने यहाँ बहुत सारा उधार लिया था, मगर चिंता मत करना, मैं वो सब वापस कर दूंगा, बस तू दिल लगाकर पढ़ाई करना। किशोर की बात पर हर्षित ने तंग आकर कहा, बस करो पिताजी, मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे जो करना है वो मैं कर लूँगा। आप अपने काम से काम रखो और ये मुझे हर समय फ़ोन मत किया करो। ये इंडिया नहीं है कि यहाँ जब जी चाहा मुँह उठाकर बातें करने लग जाओ। मैं थका हुआ हूँ, अभी सो रहा हूँ। हर्षित ने फ़ोन काट दिया। किशोर हैरान रह गया। हर्षित ने कितने अजीब स्वर में उससे बात की थी, मगर हर्षित की वो हर गलती माफ़ कर दिया करता था। उसने सोचा वो थका हुआ होगा इसलिए सो रहा होगा, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। दिन पर दिन गुजरते चले गए। उधार लेने वाले किशोर के घर तक आने लगे थे। वो जो 8 घंटे मजदूरी किया करता था 12 घंटे मजदूरी करने लगा ताकि लोगों के पैसे अदा कर सके। जब भी हर्षित को फ़ोन करता दूसरी ओर हर्षित उसका फ़ोन ही ना उठाता। ना जाने क्या बात हो गई थी। दोनों बेटियों की उसने पढ़ाई तो छुड़वा दी थी। वो बेचारी सारा दिन अब खामोशी से घर के काम करती रहती। अब किशोर को उन्हें देखकर बड़ी खुशी होती कि देखा, अपनी मर्जी चला रही थी, आखिर मैंने उन्हें रोक ही लिया। दूसरी ओर हर्षित जिस दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जाकर उसे पता चला कि वो तो खुद वहां पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है। पढ़ाई तो वहां की महंगी थी। हर्षित के पास पैसे तो थे, वो चाहता तो पढ़ सकता था, लेकिन उसका कामचोर स्वभाव हमेशा की तरह उसके आड़े आ गया। और यहाँ की पढ़ाई तो वैसे भी बहुत कठिन थी। उसने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के चक्कर लगाए और फर अंग्रेजी बोलते लड़के लड़कियों को देखकर काँप कर रह गया। उससे तो 2 शब्द इंग्लिश के बोलने के बाद बात ही खत्म हो जाती थी। दोस्त के मकान पर ही वो रह रहा था। 5-6 दिन गुजरे तो उसने ऑस्ट्रेलिया में घूमना फिरना शुरू कर दिया। उसे बड़ा मजा आने लगा। ये तो कोई स्वर्ग जैसी जगह थी, इंडिया से बिल्कुल अलग। जेब में रखे पैसे को उड़ाने लगा, खाने पीने पर, अय्याशियों में, दोस्तों के साथ। यहाँ आकर उसे पता चला कि यहाँ तो लड़के लड़कियों के मिलने पर कोई मनाही नहीं है। वो रोजाना क्लब जाने लगा। किशोर फोन करता तो हर्षित खूब तंग होता। पिताजी को भी पता नहीं क्या मुसीबत है, खुद तो पढ़े नहीं, अब मेरे पीछे पड़ गए कि पढ़ लो। वो फ़ोन काट देता। उसने किशोर का फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। दिन महीनों में गुजरते गए और महीने सालों में। 2 साल गुजर गए। हर्षित के पास रखा हुआ किशोर का सारा पैसा खत्म हो चुका था। अब उसे चिंता होने लगी थी। पीछे घर वालों को भी यही लग रहा था कि वो यहाँ पढ़ाई कर रहा है। इसी परेशानी में वो क्लब में बैठा था जब एक 40-45 साल की औरत लहराती उसके पास आई। उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। डार्लिंग, यहाँ क्यों बैठे हो तुम? एशियाई लगते हो, क्या तुम इंडिया से हो? उस औरत ने नशे में झूमते हुए पूछा था। हर्षित अब इन 2 चीज़ों का आदी हो गया था। उसने हाँ में सिर हिलाया। यस, मैं इंडिया से हूँ और मेरे पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए मैं परेशान हूँ। हर्षित की बात के जवाब में वो औरत एकदम जोरदार से आवाज़ में हंस पड़ी। हर्षित ने हैरत से देखा कि तुम इंडियन लोग सारी उम्र पैसे के पीछे भागते हो क्या? अब क्या करोगे? यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो बिना पैसे के एक दिन गुजारा नहीं किया जा सकता। तुम्हें अपने मकान का किराया देना होगा, हर महीने के लिए राशन खरीदना होगा, अपने क्रेडिट कार्ड्स का बिल देना होगा और भी बहुत कुछ जिसके लिए पैसा ज़रूरी होता है, वरना तो यहाँ की सरकार तुम्हें धक्के मारकर ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाल देगी। वो मज़ा लेने वाले अंदाज में कह रही थी। उसने हाथ में विस्की का गिलास उठा लिया था। हर्षित परेशान हो गया। वो उठकर जाने लगा, लेकिन तभी औरत ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने बराबर में बिठा लिया। हर्षित खूबसूरत था और 19 साल का जवान लड़का था। उस औरत के स्वर सीरियस होने लगे। तुम एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। वैसे मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो मुझे छोड़कर भाग गया है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को लेकर अकेले पालूँ। मैं सेटल होना चाहती हूँ। मेरी उम्र हो गई है, मैं शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चों को दुनिया में पिता का प्यार मिले। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगी। तुम मेरे घर में भी रह सकोगे और मेरी दुकान पर काम कर कर के पैसे कमा लिया करना। औरत की बात पर हर्षित ने झटके से उसकी ओर देखा। उसे अजीब सा लगा। वो खुलेआम अपने नाजायज संबंधों का स्वीकार कर रही थी।
भद्दी सी मोटी सी औरत हर्षित से उम्र में 2 गुना बड़ी थी, लेकिन उसका ऑफर तो अच्छा था। हर्षित की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। उसने आज सुबह भी कुछ नहीं खाया था। घर फ़ोन करके वो किशोर से पैसे मंगवा नहीं सकता था, क्योंकि काफ़ी समय से उसने घर फ़ोन करना बिल्कुल बंद कर दिया था। ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑफ़र मंजूर है। हर्षित ने एक ठंडी सांस ली। औरत के चेहरे पर खुशी बिखर गई थी। याद रखना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, औरत ने मज़े से कहा। हर्षित को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बस चाहता था कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और औरत ने कोर्ट में जाकर हर्षित के साथ शादी कर ली। हर्षित खुश था। वो वही सब कुछ करता रहता जो पहले करता था, लेकिन अब उसे रहने की एक जगह भी मिल गई थी और वो दुकान में काम भी करने लगा। उस औरत ने धीरे धीरे हर्षित को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। उसका बच्चा पैदा हुआ। हर्षित ने उसका नाम विशाल रखा। औरत ने लड़ना चाहा, लेकिन हर्षित ने कहा कि वो अपने बच्चों का नाम इंडियन रखेगा। वो औरत खामोश हो गई। वैसे भी उसे नाम से क्या फर्क पड़ता था। समय बीतता रहा। इंडिया में किशोर की दोनों बेटियां जवान हो चुकी थीं। उनकी उम्र की सारी लड़कियों की शादियां हो चुकी थीं, मगर किशोर के पास उन्हें ब्याहने के लिए एक ढेला तक न था। जो रिश्ता आता वो दहेज की डिमांड करता। किशोर खामोश हो जाता, क्योंकि दहेज के पैसे तो वो पहले ही हर्षित को दे चुका था। वो तंग होने लगा। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। संगीता और रुचिका खामोशी से अपने पिता को ये सब करता हुआ देखती रहती। किशोर बस इसी इंतजार में था कि जल्दी हर्षित उन्हें पैसे भेजना शुरू करे तो अपनी दोनों बेटियों से भी अपनी जान छुड़वा ले। लेकिन हर्षित के नंबर पर कई बार फोन कर चुका था। वो नंबर अब बंद जाता था। उसने अपने तौर पर ऑस्ट्रेलिया में हर्षित का पता लगाने की सारी कोशिशें कर ली थी, मगर सब बेकार था। हर्षित का कोई अता पता न था। बस इंतजार में ही उसके दिन कट रहे थे। वो ये नहीं जानता था कि दूसरी ओर हर्षित तो अपने बच्चे पालने की चिंता में अधमरा हुआ जा रहा है। लिंडा ने हर्षित से शादी बस इसीलिए की थी कि वो अपने बच्चों के लिए केयर टेकर रख ले। खुद वो सुबह घर से निकलती और शाम को आती तो नशे में धुत होती। उसे कोई होश ना होता, न कपड़ों का न जगह का। बड़ा बेटा बड़ा होता जा रहा था। उसके बाद हर्षित के घर एक और बेटा हुआ, और उसके बाद एक और बेटी। जब बेटी पैदा हुई तो हर्षित के हाथ कांप कर रह गए। वो लिंडा के तौर तरीके देख रहा था। खुद वो सारा दिन उसका स्टोर संभालता। घर के सारे खर्चे अब वही चला रहा था, लेकिन उसके बच्चे बाप को अच्छा नहीं समझते थे। लिंडा ना जाने उनके कान में क्या भरती रहती थी। बड़ा बेटा विशाल, जो अब 5 साल का हो चुका था, वह स्कूल जाता तो था, लेकिन हर्षित से नफरत करता था और खुलेआम कहता था कि उसे हर्षित पसंद नहीं। हर्षित उसे कुछ सिखाता तो वो नहीं सीखना चाहता। लिंडा मुस्कुराती हर्षित को देखती रहती। हर्षित को अपने बच्चों की बहुत चिंता थी, खासकर छोटी बेटी को देख देख कर उसकी आत्मा कांप जाती। अगर वो यहीं के माहौल में बड़ी हुई तो ना जाने उसका चाल चलन कैसा होगा। क्या वो भी लिंडा की तरह शराब पीकर झूमते हुए घर में आया करेगी। इस सोच ने हर्षित को डरासा दिया, और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वो ऑस्ट्रेलिया में और नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की खातिर उन्हें वापस इंडिया ले जाएगा। वहाँ का माहौल यहाँ से अलग सही, लेकिन कम से कम वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल तो लेगा। यहाँ शराब, नशे और आज़ाद माहौल जैसी कोई चीज़ तो उन्हें नहीं मिलेगी। लिंडा एक दिन फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर निकली हुई थी, तो हर्षित ने खामोशी से तीनों बच्चों की तैयारी की। वो पिछले कई दिनों से उनके पेपर्स बनवा रहा था। अब वो बन चुके थे और उसके पास पैसे भी थे। उसने लिंडा के नाम एक लेटर छोड़ा। वो जानता था उसको ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा कि हर्षित बच्चे लेकर कहाँ चला गया है, क्योंकि उसे बच्चों के नाम से ही चिढ़ होती थी। वो समझती थी कि ये उसकी आज़ादी में रुकावट है। हर्षित ने तीनों बच्चों को अपने साथ लिया और इंडिया जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया। जब वो इंडिया पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो यहाँ से गया था तो एक नौजवान लड़का था, और वो 27 साल का एक मर्द बन चुका था। 3 छोटे छोटे बच्चे उसके साथ थे। वो शर्मिंदा था। पिछले कई सालों में उसने किशोर से बात नहीं की थी। वो सोच रहा था शायद उनके घर में खाने के लाले पड़े होंगे, बहनों की शादियां नहीं हुई होंगी, क्योंकि पैसे तो वो लेकर भाग गया था। वो मरे मरे कदमों से चलता हुआ किशोर के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। वो हैरान रह गया। घर की हालत तो खराब होनी चाहिए थी, मगर सामने शानदार दरवाज़ा लगा हुआ था। घर देखने में भी घर साफ सुथरा और अच्छा लग रहा था। अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो कोई अनजान औरत थी। किशोर हैरान होता हुआ अंदर चला गया, और जैसे उसके पैर किसी ने ज़मीन में ही जकड़ लिए। अंदर का तो हाल ही बदल चुका था। घर का आधा हिस्सा अलग करके एक सिलाई सेंटर में बदल चुका था। वहाँ कई लड़कियां औरतें मशीनों के ऊपर सिलाई सीख रही थीं। एक भीड़ सी लगी हुई थी। दूसरे हिस्से में लता घूम रही थी। सबके कपड़े और स्वभाव बदल चुके थे। घर में खुशहाली दिख रही थी। तभी हर्षित की नज़र अपनी दोनों बहनों पर पड़ी। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ सिलाई सेंटर के अंदर चला रही थी और लड़कियों को सिखा रही थी। हर्षित को याद आया कि दोनों बहनें कितनी होशियार हुआ करती थीं, और तभी किशोर की नज़र हर्षित पर पड़ी। उसने चश्मा उतार कर देखा। हाँ, सच में वो हर्षित ही था। किशोर लपक कर हर्षित के पास आया। हर्षित ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। किशोर ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें और लता भी उसके पास आ चुकी थीं। सभी रो रहे थे।
हर्षित एक बड़े लंबे समय के बाद वापस आया था। सब घर वालों ने हैरत से उसके बच्चों की ओर देखा तो हर्षित और अधिक शर्मिंदा हो गया। उसने बताया कि ये उसके और उसकी ऑस्ट्रेलियन पत्नी के बच्चे हैं जिन्हें वो बुरी संगत से बचाने के लिए इंडिया लाया है। मुझे तो लगा था कि आप लोगों का बुरा हाल होगा, घर में रुपए पैसे की किल्लत होगी, लेकिन ये सब कुछ कैसे? पैसे तो सारे मैं ले गया था, तो फिर आप लोगों ने खुद को कैसे संभाला? हर्षित की आवाज़ में आश्चर्य था। किशोर एकदम सर उठाकर मुस्कुराने लगा। हाँ, मुझे लगता था कि सिर्फ तू ही मेरा सहारा है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरा असली सहारा तो मेरी दोनों बेटियां थीं जिन्होंने मुझे उस समय संभाला जब मेरे घर में खाने के लाले पड़ गए थे। जब तुम्हें पढ़ने भेजा तो मुझ पर बहुत सारा कर्जा चढ़ चढ़ गया था। पैसा मांगने वाले हर दिन मुझे जलील करते और एक दिन को पकड़कर ले जाने लगे। जब संगीता आई और उसने उनकी मिन्नतें करके कुछ समय और मांग लिया, पढ़ाई तो मैं तो उनकी छुड़वा ही चुका था। उसके बाद संगीता और रुचिका ने घर में सिलाई सीखनी शुरू कर दी। सिलाई सीखते ही उन्होंने मोहल्ले भर के कपड़े सीने शुरू कर दिए। तुम्हारी दोनों बहनें बहुत लायक है। मोहल्ले वालों को उनके कपड़े पसंद आ गए। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। मोहल्ले से बाहर निकलकर शहर के दूसरे हिस्से के लोग भी इनसे कपड़े सिलवाने लगे। हमें अच्छी आमदनी होने लगी। इन्हीं पैसों से हमने सारा उधार चुकता किया। अब तुम्हारी बहनों ने अपना एक सिलाई स्कूल खोल लिया है। शहर के कई ब्रांड्स इनसे कपड़े सिलवाते हैं। ये मोहल्ले की कई लड़कियों की सिलाई सिखा रही हैं। इस सेंटर से भी उन्हें काफ़ी आमदनी हो जाती है। उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। किशोर सर उठाए गर्व से कह रहा था। संगीता और रुचिका भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रही थी। आज पहली बार पिताजी ने उनकी तारीफ की थी। उनका सर गर्व से ऊंचा हुआ जा रहा था। हर्षित शर्मिंदा सा हो गया। मैं सिर्फ इन बच्चों को यहाँ इसलिए ले आया था कि इन्हें बुरी संगत से बचा सकूं, हर्षित शर्मिंदगी से कह रहा था। किशोर ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। कोई बात नहीं, जिस तरह संगीता और रुचिका मेरी बेटियां हैं, तू भी मेरा खून है। अगर गलती करके लौट आया है तो हम तुम्हें धक्का नहीं देंगे। हर्षित के दिल में सुकून सा उतरने लगा। ये उसका अपना घर, अपना परिवार था जिसे उसकी बहनों ने खुशियों से भर दिया था। किशोर को भी पता चल चुका था कि जिन बेटियों को बोझ समझता था वो बोझ नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वो जब भी अपनी बेटियों की ओर दिखता उसका सर गर्व से ऊंचा हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।